चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा चलिए तो चलिए विकास विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। ये कौन सी तारीख का पेपर देखते हैं। ये है हमारा 23 दिसंबर का। ठीक है। विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है। मतलब अधोमुखी नीचे से ऊपर की ओर अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। चलिए मैं तो हमारा जो क्वेश्चन तो क्या होना चाहिए इसका। शीर्षगामी समीप दूर अभिमुख शीर्षगामी होगा। शीर्षगामी भी वही चीज शीर्षगामी हो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर या अधोमुखी अधोभिमुखी ये चलिए तो इसका राइट आंसर यही होगा। फिर हो गया शीर्षगामी और अधोमुखी एक ही बात है। ठीक है। यहाँ अधोमुखी और शीर्षगामी दिया हो तो दोनों एक ही बात है। चलिए समकालीन सिद्धांत बचपन को मानते हैं। एक सामाजिक संरचना है। सभी सांस्कृतिक संस्कृतियों में पवित्र काल, बहुत अधिक तनाव और चिंता काल। तो बचपन को समकालीन सिद्धांत बचपन को एक सामाजिक संरचना मानते हैं। समकालीन सिद्धांत बचपन को एक सामाजिक संरचना मानते हैं। ठीक है ना। बचपन को एक सामाजिक संरचना मानते हैं। प्रगतिशील शिक्षा विविधताओं को सम्मान, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा, आकलन का इस्तेमाल, योग्यता आधारित स्थिर सामूहिकरण का प्रचार, विविधताओं को सम्मान देना, ये सबसे ज्यादा उत्तम आंसर रहेगा इसका। अब आगे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड का इस्तेमाल करना है।
परिप्रेक्ष्यों विद्यार्थियों के अनुभव परिप्रेक्ष्य अच्छागत प्रक्रिया में शामिल किए हैं, ये बिल्कुल सही है। निगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित हैं। अधिगम पूरी तरह पाठ्य पुस्तकों में इर्द गिर्द नहीं। जहाँ देख विद्यालय और परिवार सामाजिकरण की द्वितीय संतान है। चलिए तो नेक्स्ट जो है परिवार और विद्यालय और परिवार सामाजिकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं। तो विद्यालय और जनसंचार हो सकता है इसमें, क्योंकि परिवार जो परिवार है वो तो नहीं आता है द्वितीय संस्था, वो प्राथमिक संस्था होती है परिवार। तो इसलिए विद्यालय और जनसंचार ही एकमात्र बचा है इसमें। आगे देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार किस स्तर पर परिकल्पना निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है, किस स्तर पर? तो अमूर्त, देखिए निगमन की बात आ रही है तो परिकल्पना की अमूर्त में हो सकता है, मूर्त में नहीं। ये परिकल्पना आधारित हो रही ना, तो इसलिए अमूर्त क्रियात्मक अवस्था होगी, तो इसमें ये हो जाएगा। क्योंकि कल्पना जो की बात करी, कल्पना बच्चा कब कर सकता है? अमूर्त चिंतन, मतलब जिसमें कल्पना कर सके वही तो अमूर्त चिंतन है। ठीक है, इसमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी मूर्त वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसकी कल्पना कर सकता है। किसी वस्तु की अनुपस्थिति में, किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसकी कल्पना भी कर सकता है, ना हो मतलब। ठीक है, पियाजे के अनुसार कौन से चार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। संगठन, संतुलीकरण, अनुकूलन, सांस्कृतिक उपकरण। जो विकास के पियाजे के अनुसार जो चार तत्व, पियाजे की बात हो रही है, ना कि जीन उसकी वाइगोत्स्की की। ठीक है, तो पियाजे क्या करेंगे? पियाजे एक तरीके से देखा जाए तो वो क्रियात्मकता में विश्वास करते थे। ठीक है, वो भाषा से कोई संस्कृति या भाषा से कोई संबंध नहीं है उनका। तो एक मिनट, माउस का, तो ठीक है, तो क्या है? संगठन, संतुलिकरण, अरे ये वाला सबसे ज्यादा सही रहेगा। सामाजिक अनुभव, क्रियात्मकता, परिपक्वता। संस्कृति और भाषा की बात आती तो बायगोत्स्की हो जाते। आगे लेब बायगोत्स्की आ गए ना। इसमें बच्चे स्वतंत्र प्रदर्शन, वह स्तर जो मार्गदर्शन अधिक जानकारी वाले समकक्षी साथ कर। तो ये निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, जेडपीडी, जिसे जोनल प्रोक्सिमल, ठीक है, डेवलपमेंट इसे बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। उसके अनुसार उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? भाषा संतुलिका अनुकूलन। तो लेवागोस्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? तो उच्चतर होता है भाषा। भाषा जो है वाइगोत्स्की है, उन्होंने उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार माना है। संतुलीकरण, भाषा, अनुकूलन, संगठन। वाइगोत्स्की क्या करेगा कि भाषा को वरीयता देते हैं, तो वाइगोत्स्की भाषा को वरीयता देते हैं और संस्कृति को। जब वाइगोत्स्की की बात आ रही तो कैरोन गिलन, लॉरेंस कोलबर्ग, नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है?
यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। यह सिद्धांत बच्चों पर किए गए शोध पर आधारित नहीं। यह सिद्धांत नैतिक विकास की स्पष्ट सोपान प्रस्तुत नहीं करता है। यह सिद्धांत बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताओं से संबंध स्थापित नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही वाला, नारीवाद परिप्रेक्ष्य में है। ये एक नया आ जाता है ना इसमें, इससे ये मेल नहीं खाता है यहाँ पे। निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है, यथा योग प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। निम्न प्रकार से कौन सी बुद्धि से संपन्न और जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? स्थानिक, तो उसके अंदर अंतर व्यक्तिक बुद्धि है ना, दूसरों की भावनाओं को समझने की बुद्धि आ गई ना। वह क्या कर रही है? निशा अपनी सहेलियों को, परिवार को मनोदशा समझ लेती है। इसका मतलब वो दूसरों की भावनाओं को समझ सकती है। मन की भावना, मन दूसरे के मन को समझ सकती है, दूसरे के मन की भावनाओं को समझ सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उसके अंदर है। विद्यार्थी द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को भंग करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादियों के साथ रहने देना चाहिए। ऐसे व्यवहार साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दें, व्यक्त करते हैं। उनका उनका मजाक उड़ाना चाहिए। अकादमिक क्षेत्रों के आकलन में उनके अंक कम कर देना, ये वाला सही है। ऐसे भी उदाहरण देने चाहिए जिससे उन्हें रूढ़िवादी को चुनौती दें। ठीक है ना, तो ऐसे उदाहरण देने चाहिए, ये वाला ठीक है। हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों की कक्षा अक्सर अवहेलना की जाती है। कक्षा में मतलब कक्षा में बच्चों की अवहेलना की जाती है तब तब भी जब वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कक्षा में इस प्रकार के आचरण के निम्नलिखित में कौन सा समूह उत्तरदायी है? हाशिए पर रहने वाले बच्चों के शिक्षक अक्सर पूर्वाग्रहित होते हैं। ठीक है, ये बात सही है। सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि में संवेदनशीलता का अभाव। हाशिए पर रहने वाले परिवार बच्चों की शिक्षा के अधिकार 2009 के शिक्षा से वंचित रखा गया है। तो इसमें तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो तीनों उस पर वो करते हैं, लेकिन इसमें तीसरे वाले की कोई जरूरी नहीं है, ये गलत है। बाकी पहले दूसरे तो सही हैं बिल्कुल। तीसरा वाला शिक्षा अधिकार अधिनियम वंचित नहीं रखा गया है। ठीक है, हाशिए पर रहने उसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सबको ठीक है समायोजन किया गया है, किसी को वंचित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए। रटना तो मतलब ही नहीं, रचनात्मक से योगात्मक हो जाना चाहिए। तो रचनात्मक से योगात्मक बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि पहले योगात्मक होगा तब रचनात्मक ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, मूल्यांकन का अवरूप। ठीक है, योगात्मक होना चाहिए, फिर उसमें रचनात्मकता आनी चाहिए। ये ठीक है, सही नहीं बैठेगा। निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करेंगे? बहुविकल्पीय आधारित प्रश्नोत्तरी, परिभाषाओं के लिए एक शब्दीय स्थान वाले प्रश्न, संदर्भित चिंतनशील आधारित सवाल। चिंतन के आकलन में विद्यार्थियों तो चिंतन संदर्भित चिंतनशील आधारित सवाल ही करेंगे। ठीक है, चिंतन की बात हो रही है। वो विद्यार्थी जिन्हें वाच वैकल्य बोलने में दिक्कत हो रही है और उन्हें उनके सफल समावेशन हेतु किस वरित करना चाहिए? बहु संवेदी शिक्षा शास्त्र विभाग में मानकीकृत और व्यक्तिगत लक्ष्य और लचीला पाठ्यक्रम। मानकीकृत जो आकलन है, इसको मानकीकृत आकलन इस पर जो वर्जित कर देना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति समावेशन को बढ़ावा देती है? बाधा मुक्त पहुंच,
सहायक यंत्र, तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण, सामान्य या विशेष विद्यालय के साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प, एक रूप संरचनाबद्ध पाठ्यचर्या और आकलन के तरीके। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या होगा? सहायक यंत्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण, सामान्य विश्वविद्यालय के साथ ये वाला मुझे तो बाधा मुक्त पहुंच ये ठीक है, और सहायक यंत्र ये भी ठीक है, थर्ड वाला भी ठीक है, और एक रूप संरचना और पाठ्यचर्या को आकलन के तरीके, ये कोई जरूरी नहीं है, ये वाले तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रश्न जो भ्रमित कर देते हैं। अपसारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नव उत्पादन जैसी विशिष्टताओं निम्न में से किससे संबंधित हैं? सृजनात्मकता, अधिगम अधिगम विकार से मतलब ही नहीं है अपसारी चिंतन का, शुलीनता, अवधान, न्यूनता, क्रियाशीलता विकार, सबसे ज्यादा सृजनात्मकता की ओर चलेंगे। ठीक है, अपसारी होता है एक अविसारी होता है, अपसारी संकुचित होता है और अपसारी जो है विस्तरित होता है। समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है? समता, पृथकता, समानता या नवीकरण? तो इसमें समता या समानता। ठीक है, तो समता को पर निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृष्टि से बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मदद होगी? हस्तलिखित नोट इन्हीं दृष्टि से बाधित देख नहीं पाते, चित्र और आरेख। ठीक है, चित्र और आरेख दृष्टि से बाधित देख ही नहीं पाते हैं, तो दृष्टि से हस्तलिखित मानचित्र और ग्लोब श्रव्य टेप ये सबसे ज्यादा सही रहेगा ना। जो देख ही नहीं देख पाते हैं तो उनके लिए क्या होगा? सुनाने वाली चीज दिखाई कर होना चाहिए ना, सामग्री सुनने वाली। कौन सी माध्यमिक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर की शिक्षा में सामाजिक संरचना तो ढांचे का लक्षण नहीं है? गौतम, विविध स्रोतों से सीखने के लिए प्रेरित करना, सवाल पूछे जाने की तारीफ करना, नहीं तारीफ तो नहीं, स्रोतों से सीखने के लिए विविध स्रोतों से, ये सही है। सभी योजनाओं का जवाब देने और तरीके अनुसरण करने को उकसाना। ये अधिगमकर्ताओं को ये वाला तो मुझे ज्यादा बेकार लग रहा है, ये वाला मतलब अनुसरण, एक ही जैसे तरीके का अनुसरण करना, ये गलत है। निम्न कौन सा विद्यार्थी समस्या समाधान कौशलों के लिए बाधक है? प्रक्रियात्मक आबाध्यता, स्थिरता, अनुरूपों का प्रयोग, कारण प्रभाव संबंध साबित करना, साधन लक्ष्य विश्लेषण। जो स्थिरता वाली बात आ रही है ना, यही गलत है, स्थिरता नहीं होनी चाहिए कहीं पर, स्थिरता एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव पूछा। अगर एक विद्यार्थी किसी कार्य को मूल्यवान बनाता मानता है लेकिन उस क्रिया को करने से उसके पास बहुत कम करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह का के भाव का एहसास करेगा? दुश्चिंता, ऊब, कुंठा या शर्म? तो इसके लिए सिर्फ एक ये कुंठा हो जाएगी, कुंठा, ठीक है, वो कुंठित हो जाएगा अगर ऐसा होता है। एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा का कोई स्थान नहीं देना चाहिए? अच्छा, ऐसा नहीं है। बच्चे अपने आप कारक क्रियाओं व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते। ई और आर दोनों ही जो है गलत हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या? तो ए और आर दोनों ही गलत हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों को पूरी परा संज्ञान क्षमताओं को के विकास पर बल दें।
अच्छा, जब बच्चे अपने धारणाओं के और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वो अपने अधिगम के नियमन में और अधिक योग्य हो जाते हैं। ये और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है एक ही। क्या ये बात सही है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी अधिगम के प्रति आतुर और अभिप्रेत होते हैं जब अध्यापक उन पर परीक्षण में अच्छा करने का तनाव दबाव डाले। सफलता पर पुरस्कार व असफलता पर दंड नहीं देना चाहिए। तनाव नहीं। अधिगम प्रक्रिया पूरी तरह से नियंत्रण में रखना ही नहीं। अधिगमकर्ताओं को संलगित करें और अध्यापन प्रक्रिया अहम हिस्सा बनाए। ये बिल्कुल सही है। किसी नए संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान देखा नहीं करना है, पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। देखा नहीं खंडों में प्रस्तुत करना है और संबंधित खंडों से संबंधित खंडों में होना चाहिए। संबंधित से क्या मतलब है? तो ये वही वाला सही आता है सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। निबंध में कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है? बहु अर्थ निर्णय, सहयोग अधिगम, व्यक्तिगत गति के आधार पर अधिगम, कंठस्थीकरण, एक शब्दशः स्मरण। व्यक्तिगत गति पर कंठस्थीकरण वाला गलत है। ये रटने पर आधारित हो जाता है। ठीक है, रटने को बढ़ावा नहीं देना है कहीं पर भी। निम्न में से किस तरह को लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा? स्वनिर्देशित, अभिभावक निर्देशित, सहपाठी निर्देशित, स्वनिर्देशित। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्व प्रेरणा होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण क्या? अप्रासंगिक, केवल विद्यार्थी प्रासंगिक, केवल अध्यापकों के लिए प्रासंगिक, विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक। तो देखिए केवल विद्यार्थियों के लिए, अब यहाँ पे सारे तीनों ही गलत। विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक। दोनों के लिए प्रासंगिक हैं। तो त्रुटि का जो विश्लेषण है वो ये है, बाकी ये सब त्रुटियां हैं। चलिए आगे मैथमेटिक्स है। इसको चलिए मैं पहले ही इसको साइकोलॉजी को करा देता हूँ। इसमें तो साइकोलॉजी है केवल, इस पार्ट में मैथ का अलग देखेंगे।